आज की वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के हम पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, पूरी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्न 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 5 नंबर वाले। ठीक है, इनको तैयार आपको कर लेना है। इससे आपका पेपर कम से कम 80% फंस जाएगा। ध्यान रखना, 100 में से आपका 80% पेपर इसमें फंस जाएगा। हो सकता है 100% का फंस जाए पेपर, कोई पक्का नहीं पता कब तक सभी क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, लेकिन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब अनसोर्ड पेपर के हैं, क्वेश्चन एक एक चुन चुन कर लिए हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान रखना, इनको कतई याद कर लेना, दिमाग में घुसेड़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी किताब के देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है या परिभाषा आ सकती है। ध्यान रखना, क्या कर सकते हैं आप, या न्यूमेरिकल आ सकता है या परिभाषा आ सकती है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट, बहुत बार न्यूमेरिकल आ चुका है, बहुत बार परिभाषा आ चुकी है। देखिए मोल अंश से आप क्या समझते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लेनी, क्या होता है मोल अंश। देखिए आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे। लिखना एक इनको सबको आपको कॉपी में लिखते जाना है, जिससे कि पेपर टाइम आप रिवाइज कर सकें। ठीक है, मोल अंश क्या होता है, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात उस घटक का मोल अंश कहते हैं। इसे काई से प्रतिनिधित करते हैं। देखिए समझ लीजिए क्या मोल होता है। देखिए कोई बिलियन लगे, क्या लिखा हुआ, किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक यानी एक कंपोनेंट बोल सकते हैं, एक घटक या एक अवयव के मोलों की संख्या। ठीक है, बिलियन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को उस घटक का क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए हमारे पास एक बिलियन है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बिलियन है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, हमारे पास एक बिलियन है। इसमें यहाँ पर मान लीजिए इनकी दो हमारे पास घटक हैं, इनकी दो यहाँ पर घटक है। नहीं, यहाँ पर एक घटक हमारे पास क्या एन ए है, यहाँ पर एक घटक क्या है हमारे पास एन बी है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, एन बी है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, एक दो घटक मान लीजिए, एक यहाँ पर एन ए एन बी है यहाँ पर। ठीक है, ये बिलियन यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। अब देखिए इसकी परिभाषा हम किस टाइप से बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, किसी बिलियन में उपस्थित, इस बिलियन में उपस्थित ये बिलियन है यहाँ पर, क्या है, बिलियन है यहाँ पर। किसी बिलियन में उपस्थित एक घटक का मोल, क्या एक घटक के मोल, एक घटक के मोल या एक अवयव के मोल यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अवयव या घटक, एक घटक के मोल या एक अवयव के मोल। ठीक है, क्या एक अवयव के मोलों की संख्या तथा बिलियन में कुल, बिलियन में हमारे पास क्या है, दो मोल है, एन ए एन बी ए, कुल मोलों की संख्या का रेशियो होता है, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए यहाँ पर। उसे हम क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, किस टाइप से इसकी परिभाषा बनाएंगे, किसी विलयन में उपस्थित एक घटक मतलब कोई ले सकते हैं, चाहे यहाँ पर एन बी ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, एन बी ले सकते हैं यहाँ पर, एन बी बटे यानी कि एक घटक के मोलों की संख्या क्या होता है, एक घटक के मोलों की संख्या बिलियन के कुल मोलों की संख्या, एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस का एन बी का रेशियो को, अनुपात को कहते हैं मोल अंश कहते हैं। बस इस टाइप से हमको परिभाषा बना लेनी। इसके किसके बराबर होता है, काई के बराबर होता है। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसके लिए अभी रुक जाइए, इसको देख लीजिए। ठीक, कुल मोलों की संख्या का अनुपात उसे उस घटक का मोल अंश कहते हैं, इसे इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे काई से प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है, मोल अंश या मोल प्रभाज। देख लिए परिभाषा, इसको याद कर लेना और इसका इन फार्मूलों को याद कर लेना, जैसे कि आप न्यूमेरिकल आज तुरंत कर देंगे। न्यूमेरिकल भी लिए हमने। ठीक है, इस चैप्टर से क्या आता है, बिलियन चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, परिभाषा भी आती हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एक मतलब एक से बराबर, यानी कि एक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं यहाँ पर, प्रथम घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब तो जो देखिए ध्यान से समझिए, न्यूमेरिकल आप किस टाइप से सोल्व करेंगे। एक घटक मान लीजिए यहाँ पर जल का निकालना हो, तो यहाँ पर जल वाले को ऊपर लिखते हैं। देखिए जस्ट सामने यहाँ पर लिखा, इसके जस्ट सामने एन ए बटे क्या होता है, कुल मोल संख्या एन ए प्लस एन बी। मान लीजिए दूसरे का निकाल एथिल अल्कोहल का निकालने, यहाँ पर लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, एक सी बराबर क्या, जस्ट यहाँ पर उसके ऊपर लिखा हो तो, लेकिन नीचे वाले सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, जब इसको आप जोड़ेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी को, इसको जोड़ेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी से कट जाएगा, ओनली वन बचेगा। ठीक है, यानी कि पहले घटक का मोल प्रभाव, दूसरे घटक का मोल प्रभाव का मान वन होता है। मान लीजिए हमने इसके मोल प्रभाव निकाल लिए हैं, आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके निकालने, तो इसका निकालें, इसमें वन में से हम इसको यहाँ पर पुट करें या वन में से हम घटा देते हैं। इस देखिए समझ लीजिए, इसके निकाल लेंगे, यहाँ पर इसका मान जो भी है यहाँ पर पुट कर देंगे, उसको उधर भेज देंगे, वन में से घटा देंगे, आपका दूसरा मोल प्रभाव आ जाएगा। या इस टाइप से आप नहीं निकालना चाहते हैं तो इस टाइप से ये फार्मूला लगा दें, तब भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब न्यूमेरिकल सोल्व कराएंगे तो समझ में आ जाएगा हमको, यहाँ नहीं समझ में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक से प्लस एक सी बराबर क्या होता है, वन होता है, यानी कि पहले घटक का मोल प्रभाव दूसरे घटक का मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, वन होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए लिखा, चांसेस हैं इस बार आने के। ठीक है, ये परिभाषा हमारे पास हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब मोल का फार्मूला क्या होता है, मोल निकालते किस टाइप से हैं, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, भार बटे अणुभार यानी कि मोलर मास वेट होता है, आप जानते हैं निकालना। ठीक है, बहुत हमने न्यूमेरिकल अनसोल्व के सोल्व करा दिया, आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाना, आपका न्यूमेरिकल भी एक नहीं छूटेगा, 100% आ जाएगा यहाँ पर। अनसोल्व भी सोल्व करा दिया है, अनसोल्व के पूरे न्यूमेरिकल भी सोल्व करा दिए है। ठीक है, 2017 से
23 तक के सब न्यूमेरिकल भी सोल्व करा दिए हैं बिलियन चैप्टर के विद्युत रासायनिक बलगतिकी के। ठीक है, देखिए पहले हमारे पास हो गई मोलर्स की परिभाषा। अब देखिए दूसरी परिभाषा देखेंगे हम। देखिए परासरण दाब से आप क्या समझते हैं, 100% अब की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर हमने लिए आंसर से, इनको सबसे तैयार करना, पूरी किताब के हैं, बहुत हमने प्रश्न लिए हैं। ठीक है, लंबी क्लास होने वाली है। देखिए क्या होता है परासरण दाब, वह तरल दाब जो किसी विलयन में अर्ध पारगम्य, क्या लिखा हुआ, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। विलायक क्या होता है, जो विलय से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, उसे कहते हैं विलायक कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, वह तरल दाब जो विलयन होता है, विलयन में अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से, किससे, विलायक से अलग करने के लिए, क्या, विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, परासरण दाब कहलाता है। लिख लीजिए परिभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या लिखेंगे, वह तरल दाब जो किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से अलग करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। बस हो गया आप। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट देखेंगे। देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, 100% आएगी, क्योंकि 2-3 सालों से कटी थी कोरोना का मारे। ठीक है, कोरोना था तो इसलिए कटी थी यहाँ पर। देखिए असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है यहाँ पर, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, हम जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं जानते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान उसके असामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, अलग होता है, भिन्न होता है, तब उस द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं बताइए यहाँ पर, विलयनों के महत्वपूर्ण अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है। देखिए बाष्प दाब में अपक्षय का वनवन होता है, क्वथनांक में उन्नयन होता है, हिमांक में आवरण होता है, परासरण दाब होता है। ये क्या होता है, हमारे पास अणुसंख्यक गुणधर्म लिखे, अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, यही लिखा हुआ, जब अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर किसी पदार्थ का परिकलित मोलर द्रव्यमान, यानी कि किसी पदार्थ का जो निकालते हैं मोलर द्रव्यमान, उसके सामान्य मोलर द्रव्यमान, जो हम निकालते हैं मोलर द्रव्यमान उसका सामान्य, मतलब कि सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, जो दिया होता है, मान लीजिए सामान्य मोलर द्रव्यमान जो होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, निकाला गया मोलर द्रव्यमान जो दिया हो मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, तब उस द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, बड़ा सिंपल भाषा में लिखी हुई, आपको एक ही बार पढ़ते खन याद हो जाएगी। ठीक है, ये परिभाषा हो गई हमारे पास असामान्य मोलर द्रव्यमान की, लिख लीजिए, सबको लिखते रहना। ठीक है, बहुत क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए परासरण एवं विसरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत बार आ चुका आंसर में, देखा हमने क्या होता है, इधर डालेंगे परासरण, इधर डालेंगे विसरण। देखिए परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। ठीक है, जो परासरण होता है उसमें क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। विसरण में क्या होता है, विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, इसमें होना आवश्यक है, इसमें होना आवश्यक नहीं है। दूसरा लिख लीजिए यहाँ पर, परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं। ठीक है, परासरण में क्या होता है, विलायक के कण केवल एक दिशा में, एक डायरेक्शन में विसरित होते हैं। और दूसरा लीजिए विसरण में विलय के कण अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ठीक है, तीसरा लीजिए परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है। क्या होती है, परासरण की क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है यहाँ पर। ठीक है, विसरण ठोस द्रव व गैस किसी भी अवस्था में होता है। ठीक है, क्या, विसरण ठोस द्रव गैस व किसी भी अवस्था में होता है। लिख लीजिए, परिभाषा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी विलयन के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसको ध्यान रखना, ये क्या होता है, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है। अभी राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे हम, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है, बाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को, क्या होता है, देखिए किसी विलायक के बाष्प दाब में अवनमन, किसी विलायक के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का अनुपात को कहते हैं बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्या होता है, किसी विलायक में बाष्प दाब में अवनमन, क्या होता है, किसी विलायक के बाष्प दाब का अवनमन तथा शुद्ध विलायक, क्या होता है, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब का रेशियो जो होता है, बाष्प दाब का रेशियो यानी कि बाष्प दाब का अनुपात को क्या कहते हैं, बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होता है, मोल प्रवाह जो विलय का यहाँ पर। ठीक है, परिभाषा आप लिख लेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, किसी विलायक के बाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के बाष्प दाब के अनुपात को बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये भी हमारे पास परिभाषा होगी यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे परिभाषा। देखिए अब राउल्ट का नियम लिखिए, इसकी सीमाएं भी लिखिए। देखिए इस विलयन के अनुसार किसी विलयन में बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है, यही तो होता है यहाँ पर। क्या लिखेंगे, किसी विलय, क्या होता है हमारे पास, किसी विलयन का बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रवाह के बराबर होता है यहाँ पर। और जहाँ P0 क्या होता है हमारे पास, शुद्ध विलायक का बाष्प दाब,
ठीक है, इसकी परिभाषा भी बताई थी यहाँ पर। क्या होता है इसको ध्यान रखना। ए क्या होता है हमारे पास पूरा बताइए। क्या होता है किसी विलेय में वास्तव का अपेक्षिक अनुमान, क्या होता है मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है इक्वल होता है, बराबर होता है। यहाँ पर कितना सिंपल है, राउल्ट का नियम कठिन यहाँ पर क्या है, इस नियम के अनुसार किसी विलेयन का वास्तव का अपेक्षिक अनुमान विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जहाँ P0 क्या होता है हमारे पास शुद्ध विलायक का वास्तव, PS क्या होता है विलेयन का वास्तव यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है विलेयन का वास्तव होता है। इसकी सीमाएं भी लिखिए, देखिए लिख लीजिए। यह किस पे लागू होता है, या तनु विलयन पर लागू होता है। दूसरा, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करें। ठीक है, थर्ड लिख लीजिए, या विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। क्या, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता। बहुत क्वेश्चन है, जल्दी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट अभी बहुत पकाया है। ठीक है, या तनु विलयन पर लागू होता है, या उन पदार्थों के विलयन पर लागू होता है जो विलायक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करे। ठीक है, यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इंपॉर्टेंट, हेनरी का नियम लिखिए, सीमाएं और अनुप्रयोग लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आने की सबसे ज़्यादा संभावना इसकी भी है। ये पिछले साल आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, लेकिन ये बहुत आया नहीं है शायद। ये 100% ये क्वेश्चन 100% हमें लग रहा है आने की चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, इसके भी हेनरी का नियम लिखिए, सीमाएं और अनुप्रयोग भी लिखिए। क्या होता है, इस नियम के अनुसार स्थित ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ताप पर, क्या, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता उसके गैस के दाब के क्या होती है, द्रव्य में विलयता है। क्या है, स्थिर ताप पर किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जहाँ केज क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट होगा, हेनरी नेतांक होगा। जहाँ एम क्या हमारे पास घुली हुई गैस की मात्रा है, पी क्या है गैस का दाब है, केएच क्या है हमारे पास हेनरी नेतांक है। लिख लीजिए। अब देखिए इसकी सीमाएं अनुप्रयोग देखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए हेनरी के नियम की सीमाएं, दाब अधिक ना हो, तनु विलयन पर लागू होता है। ठीक है, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। चौथा लिख लीजिए, ताप बहुत कम ना हो। ठीक है, लिख लीजिए पहले, दाब अधिक ना हो, तनु विलयन पर लागू होता है, गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। चौथा लिख लीजिए, ताप बहुत कम ना हो। अनुप्रयोग लिख लीजिए यहाँ पर, या सोडा वाटर एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। ठीक है, बोतल को अधिक दाब पर प्रेशर पर बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखिए, गोथा गोरदोरा बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन नियम बहुत पूछा जाता है। लिखवा दिया, हम सब आपको लिखवा रहे हैं, जैसे कहीं से पेपर का अगर ट्रिकी बने तो सब आप कर दें। ठीक है, इस टाइप से आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके न्यूमेरिकल देखेंगे हम, 3-4 न्यूमेरिकल ये हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल देखिए पहला यहाँ पर, अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। दो द्रव ए तथा बी के वाष्प क्रमशः 80 mm है तथा 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। बस पहले आपको फार्मूला यहाँ पर लिख देना, इसका फार्मूला क्या होता है जरा बताना हमें, इसका क्या फार्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास इसका फार्मूला होता है विलयन का वाष्प दाब, यानी कि पी विलयन मतलब इंग्लिश में होता है सोल्यूशन, बराबर क्या होता है PA0 ठीक है इंटू XA होता है। ठीक है, प्लस का क्या होता है P0B होता है हमारे पास, और क्या होता है XB होता है। ठीक है, और हमें दिया क्या है यहाँ पर, दो द्रव ए बी के वाष्प दाब का यानी कि ए का वाष्प दाब दे दिया यहाँ पर वेबर प्रेशर PA का मान कितना दिया हमारे पास 80 mm दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, और PB का मान कितना दे दिया है, देखिए PB का दे दिया है, PB का दे दिया है हमारे पास 60 mm दे दिया है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर A के मोल दे दिया है यहाँ पर, यानी कि मोल ऑफ A यानी कितने दे दिया यहाँ पर 3 मोल दे दिया यहाँ पर। मोल ऑफ बी NB का मान कितना दे दिया यहाँ पर 2 मोल दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 3 मोल 2 मोल मिलाकर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब किया। ठीक है, अब जहाँ एक से क्या है हमारे पास बताइए, यहाँ पर मोल प्रभाज है, ए का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज, लेकिन मोल प्रभाज तो हमें यहाँ पर मालूम ही नहीं है। मोल प्रभाज कहाँ से लाएंगे, नहीं है यहाँ पर दिया तो हम निकाल लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, निकालने में कोई दिक्कत होगी आपको, नहीं होगी। तो मोल प्रभाज निकाल लीजिए, एक से ए का फॉर्मूला भी बताया था हमने, लिखवाया था जब मोल प्रभाज की देखिए यानी कि डेफिनेशन पढ़वाई थी। क्या होती है, इसके मोल ऊपर लिखते हैं जस्ट Na बस टोटल मोल Na प्लस NB होता है कि नहीं बताया था, होता है Na प्लस का NB हो जाएगा। Na का मान कितना दिया है यहाँ पर। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा देखने प्ले लिस्ट में जाना, बहुत न्यूमेरिकल हमने करवा दिए हैं। अनसोर्ड में पूरा 2020, 23, 22 का करवा दिया है, और 2017 से 23 तक के सब न्यूमेरिकल करवा दिए हैं, देख लेना जाकर। ठीक है, आपका पूरा पेपर 70 में 70 फंस जाएगा, इतना कुछ कंटेंट हमने करा दिया है। ठीक है, Na का मान कितना दिया है यहाँ पर, Na का कितना दिया है 3, Na 3 प्लस का NB का मान कितना दिया है यहाँ पर, NB का मान दिया है 2, 3/3 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3/5 आएगा। इसी प्रकार क्या निकाल लेंगे, सिमिलरली NB का यानी कि XB का निकाल लेंगे मोल प्रभाज, तो इसके मोल जस्ट ऊपर लिखते हैं, NB हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा Na प्लस का NB हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
तो एन बी का मान कितना है 2 है बटे एन ए का मान कितना है, एन ए का मान कितना है 3। हाँ भाई तो सेम टू सेम नीचे आता, बताया था हमने। 3 प्लस का 2 आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। वैल्यू देखिए फार्मूला हमारे पास क्या था, पी एस सोल्यूशन बराबर क्या था, पी ए 0 एक्स ए प्लस का पी बी 0 एक्स बी, यहाँ पर कीजिए पुट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा पी एस सोल्यूशन बराबर पी ए 0 का मान कितना है हमारे पास 80 है और पी बी का मान 60 है, एक बार आपको दिखा दिया कितना है 80 मल्टीप्लाई एक्स ए का मान कितना निकाला हमने 3/5 निकाला, 3/5 पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस पी का मान कितना हमारे पास 60 है, 60 लिख दीजिए यहाँ पर, 60 मल्टीप्लाई एक्स बी का मान कितना हमारे पास 2/5 है, 2/5 लिख लिया हमने, लिख लिया। अब काटिए इसको 5 से, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए, 12 यानी कि 5 × 5 3 बज के 30 5 × 30 16 पंचे 80, 5 से काटिए 12 पंचे 60, 5 × 5 2 बज के 5 दूनी 10, 6 16 3 कितना होता है जरा बताना। ये देखिए लिख लीजिए पी एस बराबर 16 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 3 बचा, प्लस के 12 मल्टीप्लाई क्या बचा हमारे पास 2 बचा, 16 3 कितना होता है 48 होता है, 48 लिख लीजिए, ठीक है। प्लस 12 दूनी कितना होता है 24 होता है, 24 48 जरा बताना कितना होता है बताइए, 50 72 होता है, कितना होता है 72 72 यम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8 4 12 का 2 4 2 6 7 से फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन, बहुत न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल आते हैं, इतने करवा दिए आपने, आप चुटकियों में कर देंगे, ठीक है। जो डाटा दिया है यहाँ पर फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, बस फार्मूला याद कर लेना, बस वैल्यू पुट कर देना, मोल प्रभाज आपको निकालना आना चाहिए। मोल प्रभाज अलग से निकालने के लिए आ सकते हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। इस टाइप से मोल प्रभाज निकालने होते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन वो भी 2023 में न्यूमेरिकल आ चुका है, बहुत पहले भी आ चुका है बहुत बार, ये भी 2023 में आ चुका है, बहुत पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बहुत बार आ चुके हैं इस टाइप से मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं, ठीक है। 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के m/10 बिलियन का परासरण दब ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, 3 नंबर का 2023 में आया था, ठीक है। 1 नंबर का होना चाहिए वैसे न्यूमेरिकल, ठीक है। इतना सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, पी बराबर हमारे पास क्या होता है, फार्मूला डायरेक्टली आपको ध्यान रखना लेना है, CRT होता है, बस ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ पर पी बराबर क्या होता है CRT होता है, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दिया है क्या दिया है 27 सेंटीग्रेड पर एंड टेम्परेचर दे दिया है, यहाँ पर टी बराबर कितना दिया है यहाँ पर 27 सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, 27 प्लस का 273 क्या कर देंगे इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, यहाँ पर 300 केल्विन हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया। और क्या दिया m/10, अब देखिए यही मेन पॉइंट है, m/10 मतलब क्या होता है डेसीमोलर, इसका मतलब क्या होता है डेसीमोलर होता है, यहाँ पर क्या होता है डेसीमोलर होता है, इसका मतलब क्या होता है m/10 का, वहाँ पर लिखा होता है 27 सेंटीग्रेड पर यूरिया के डेसीमोलर बिलियन का परासरण दब ज्ञात कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो डेसीमोलर समझ लिए है यहाँ पर, डेसीमोलर मतलब क्या है सी का मान ही दिया है, सी बराबर क्या है हमारे पास m/10 है, m/10 इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगी, यम हो जाएगी सांद्रता मतलब कि, ठीक है। सी बराबर आ गया, यही सी होता है यहाँ पर, m/10 क्या होता है सी के बराबर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पी बराबर यहाँ पर, पी बराबर देखिए पी सी का मान कितना दिया है 0.1 दे दिया यहाँ पर मल्टीप्लाई, अब देखिए आर का मान देखिए गैस कॉन्स्टेंट यहाँ पर कितना दिया ए दिया, यहाँ पर पुट कर दीजिए 0.0821 मल्टीप्लाई टी का मान कितना दिया है 300 दे दिया यहाँ पर, 300 रख दिया यहाँ पर, रख दिया 300। अब पी बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कर लेना मल्टीप्लाई, बहुत अभी क्वेश्चन कराने पूरी किताब करानी है समझ लीजिए आपको, ठीक है। आप कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप कर लेंगे यहाँ पर, जो भी है आपका ATM में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आपको 3 की करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए 2.25 ग्राम ग्लूकोज अणुभार कितना दिया 180 को 25 ग्राम जल में घुलने पर हिमांक 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है, जल के मोलर अवलंबन स्थान की गणना कीजिए। वेरी सिंपल सवाल है, क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है, जो दिया है यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए क्या क्या हमें दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया है 2.25 ग्राम ग्लूकोज, 2.25 ग्राम क्या है यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है, को 25 ग्राम जल में घुलने पर, हमने बताया था जो कम मात्रा में होता है वो क्या होता है विलय, जो ज़्यादा मात्रा में होता है क्या होता है विलय होता है, ठीक है। जब इनको हम घोलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास बिलियन बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ग्लूकोज क्या है विलय है, विलय का भार कितना दिया है यहाँ पर स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया है 2.25 दिया है यहाँ पर, ठीक है। ग्लूकोज इसका अणुभार कितना दिया है यहाँ पर मोलर मास m बराबर कितना दिया है 180, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। को 25 ग्राम जल में घुलने पर, 25 ग्राम मतलब कैपिटल W यानी कि विलायक का भार दे दिया यहाँ पर 25 ग्राम दे दिया यहाँ पर 25 ग्राम, ठीक है। ग्राम यहाँ पर मात्रा का लगा लेना, 25 ग्राम ऊपर दिया है, ठीक है। घुलने पर हिमांक 0.93 सेंटीग्रेड की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा TF यहाँ पर हिमांक
हिमांक मतलब फ्रीजिंग, यानी कि कितना दिया है 0 पॉइंट। हिमांक जब भी हिमांक कहा जाए तो किसका होता है मान, डेल्टा टी एफ का मान होता है। किसका होता है, डेल्टा टी एफ का मान होता है। डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.93 दे दिया यहाँ पर सेंटीग्रेड। इसको आप केल्विन में मत कन्वर्ट कर लेना, वरना सब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सब मेहनत खराब हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप से जब बिलियन वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब हिमांक अनुमान यानी हिमांक में अनुमान निकालना हो, मोलर अनुमान स्थिरांक इस टाइप से बोला जाए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वथनांक उन्नयन में क्वेश्चनों में इस टाइप से बोला जाए, तो आपको जो टेम्परेचर दिया होता है, मतलब कि जो दिया होता है सेंटीग्रेड में डेल्टा टी है, उसको आपको केल्विन में नहीं कन्वर्ट करना है। ठीक है, वरना सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, कमी होती है तो जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास डायरेक्टली होता है। क्या होता है फार्मूला बताइए यहाँ पर। इसके लिए हमारे पास होता है फार्मूला, यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर होता है, एक फार्मूला आपको ध्यान रखना है सिर्फ ओनली, इसी से सब बन जाएगी, जो चीज़ पूछी जाएगी आप निकाल सकते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई क्या होता है के एफ होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है स्मॉल डब्लू होता है, डिवाइड बाई क्या होता है हमारे पास एम गुणे कैपिटल डब्लू होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान रख लेना है। अगर यहाँ पर विलय का अनुभार पूछा जाए निकाल सकते हैं। ठीक है, भार निकाल सकते हैं, विलायक का भार निकाल सकते हैं, मोलर अवनमन स्थिरांक निकाल सकते हैं, अणुभार निकाल सकते हैं, कोई चीज़ आपको पूछी जाए यहाँ पर हिमांक में अनुभार निकाल सकते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ पूछी जाए निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, ध्यान रखना। ठीक है, एक क्वथनांक वाला इसी टाइप से होता है, वो भी यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बी लग जाता है। ठीक है, बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करवा चुके हैं, वो भी कर लेना आप। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। देखिए हमें के एफ का मान निकालना, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा एम गुणा क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणा क्या हो जाएगा के एफ हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू हो जाएगा। ठीक है, हमें के एफ का मान निकालना, इनको नीचे ले आइए, कहाँ ले आइए, नीचे ले आइए। के एफ बराबर हो जाएगा, हम इसको इधर लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, डेल्टा टी एफ गुणा एम गुणा कैपिटल डब्लू बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको इधर ले आए नीचे, तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा स्मॉल डब्लू हो जाएगा। बस फार्मूला बन गया यहाँ पर, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए, वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। ठीक है, के एफ बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ का मान कितना दिया है 0.93 दे दिया यहाँ पर, पुट कर दिया 0.93 लिख लिया यहाँ पर, गुणा यम यानी कि अणुभार कितना दे दिया यहाँ पर 180 दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया है 180 लिख लिया हमने। कैपिटल डब्लू का मान कितना दिया यहाँ पर 25 दे दिया यहाँ पर, 25 लिख लिया यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 1000 हमने एच टी लिखा, 1000 एच टी लिखा, स्मॉल डब्लू का मान कितना दिया 2.25 दे दिया यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, सॉरी। अब देखिए 2 1 3 3 जीरो से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको किससे काट सकते हैं यहाँ पर बताइए, 25 पंचे 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 नेमा कितना होता है 25 नेमा कितना होता है 25 नेमा होता है 225 होता है, 25 दशमलव 250 होता है, 25 नेमा 225 होता है। 9 से इसको काटिए, 9 1 9 9 2 18 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बस इतना बचा यहाँ पर, इतना सिंपल काटना होता है। के एफ बराबर क्या आ जाएगा 0.93 हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 93 दूना कितना होता है 186 होता है कि नहीं, 93 दूना 186, पॉइंट कितने के बाद 2 के बाद है। ठीक है, इसका मात्रा क्या आ जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर किलो यानी कि सेंटीग्रेड किलो मोल इनवर्स हो जाएगा या प्रति मोल हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रक एक और होता है, यह लिख सकते हैं, यह होता है केल्विन किलो मोल इनवर्स होता है यहाँ पर। ठीक है, या इसी को मात्रक लिखें यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1.86 सेंटीग्रेड किलो मोल इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर, प्रति मोल इनवर्स। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 6 जो 2 18। ठीक है, पॉइंट इतने के बाद 2 का 10, ये भी क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो गया। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास ये खत्म हो गया। यहाँ पर इतनी चीज़ें चैप्टर नंबर 1 की बताई है, इनको सबको तैयार कर लेना, इसी में से आपका फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए देखेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयनों में डुबाया जाता है, जब कोई धातु की छड़ लेते हैं उसको विलयन में डुबाते हैं, तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। धातु की छड़ और पृष्ठ के बीच क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, जब किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबाया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के पृष्ठ के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। ये भी हो गए। अब देखिए मोलर चालकता की परिभाषा देख लीजिए, इस पर या न्यूमेरिकल आएगा या परिभाषा आएगी। न्यूमेरिकल भी हमने लिया है। ठीक है, दो में से एक चीज़ इसमें आती है, मोलर चालकता की परिभाषा तथा सूत्र और मात्रक लिखिए यहाँ पर। ठीक है,
मात्रक लिखिए यहाँ पर। देखिए क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु क्या हो, 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य गुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्य के, विद्युत अपघट्य क्या होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जो आयनों में तोड़ा जा सकता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, किसी विद्युत अपघट्य के उस विलायक विलयन की चालकता जिसमें 1 ग्राम अणु विद्युत अपघट्य गुला हो। ठीक है, 1 ग्राम अणु क्या हो, विद्युत अपघट्य गुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, इसके फार्मूला होता है क्या होता है, फार्मूला 1000 मल्टीप्लाई के डिवाइड बाई क्या होता है, एम होता है। एम क्या होता है, जहाँ मोलरता होती है। मात्रा क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। जहाँ एम क्या है, मोलरता है, क्या है, ये क्या है, विशिष्ट चालकत्व है। ठीक है, क्या है, विशिष्ट चालकत्व है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से इसकी परिभाषा हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक क्या है यहाँ पर, देखिए किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या होता है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, जो समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का अनुपात सेल स्थिरांक कहलाता है। ये क्या होता है, यल क्या होता है बताइए यहाँ पर। क्या होता है, 2 समांतर इलेक्ट्रॉन को बीच की दूरी है, किसी सेल के 2 समांतर इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तथा ये क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ के परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है, का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसे कहते हैं सेल स्थिरांक कहते हैं। इसका मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर में वैल्यू दी है तो सेंटीमीटर इनवर्स आप इसका मात्रा लिख देंगे, और मीटर में दी गई है तो मीटर इनवर्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेनाट समीकरण। देखिए इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना, इस पर भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ये नेनाट समीकरण लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, देखिए नेनाट समीकरण क्या होती है, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो किस टाइप से लिखेंगे आप, देखिए इस समीकरण की सहायता से किसी दिए गए अर्धसेल तथा विभव अर्धसेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस समीकरण से क्या है, इस समीकरण की सहायता से किसी दिए गए अर्धसेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तथा सेल के विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना भी की जा सकती है। उपयोगिता की थी, नेनाट समीकरण की उपयोगिता लिखी है, तो यहाँ पर यही 2 उपयोग लिख देंगे। आप आया था 2022 में क्वेश्चन, सब आंसर पे हमने करवा चुके हैं, आपको सब लिखवा भी दिया है। ठीक है, इस समीकरण की सहायता से, सब इसी में लिख दिया हमने, की सहायता से किसी दिए गए अर्धसेल का विभव ज्ञात किया जा सकता है तथा सेल के लिए विद्युत वाहक बल ईएमएफ की गणना, इनकी विद्युत वाहक बल इसे कहते हैं, ईएमएफ विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, लिख लीजिए नीचे, देखिए कहाँ से नेनाट समीकरण आई आपको दिख जाएगा आज। देखिए यहाँ पर हमने ले लिया ईएम प्लस, यानी कि ईएन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या है हमारे पास धातु है, ईएम जहाँ मेटल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईएन प्लस है, यहाँ पर देखिए ईएम, इसका मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगी, तो इसके इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए ईएन इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर देखिए ईएन से ईएन प्लस का ईएन कट जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है, इसलिए हमने ईएन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो इस सब क्रिया के लिए नेनाट समीकरण निम्न है। देखिए क्या लिखें, ई नोट 2.303 RT/NF log 1/n प्लस एम प्लस का एन, यानी कि एम एन प्लस के एन प्लस हो जाएगी यहाँ पर, जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, ई नोट क्या है, मानव इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, क्या है, मानव इलेक्ट्रोड विभव लिख लेना। अब देखिए फ्राइडे नेतंग अभी आगे लिखें, आगे देख रहे हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको कॉपी में। अब देखिए आगे देखें, इसके आगे अभी और है। ठीक है, जहाँ है क्या देखिए लिख लीजिए, आर गैस नेतांक है जिसका मान कितना होता है, 8.31 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन होता है। जहाँ टी क्या है, टेम्परेचर ताप है, एफ क्या है, फ्राइडे नेतांक है, एम एन प्लस क्या है, धातुवान सांद्रता है। अब देखिए 25 सेंटीग्रेड पर देखेंगे, जो आपको क्वेश्चन दी थी उसी में वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पर 25 सेंटीग्रेड, इसमें इसको केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। जब केल्विन में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, रुक जाइए, देखिए जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 25 प्लस के 273 इसमें जोड़ देते हैं, 273 जोड़िए, यहाँ पर कितना, 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 298 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर टी का मान क्या पुट कर देंगे, 298 RT होता है। ठीक है, RT यानी कि आर का मान कितना हमारे पास, वो ऊपर दिया है 8.31 यहाँ पर पुट कर दिया, और टेम्परेचर कितना 298, जहाँ हमारे पास क्या होता है, ए क्या होता है हमारे पास, फ्राइडे नेतांक होता है। एफ क्या होता है, फ्राइडे नेतांक यहाँ पर लिख लेना, एफ क्या होता है, फ्राइडे नेतांक, जिसका मान कितना होता है, 96,500 होता है। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आता है, ई नोट 0.0591 डिवाइड बाई एन लोग एम 1/m एम एन प्लस होता है। इस पर यह न्यूमेरिकल आया, ध्यान रखना, ये लिखने के लिए 100% 100% आता है, गारंटी है इस बात की, ध्यान रखना। ठीक है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना आप। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल भी लिया है, कुछ भी फंसेगा सब इसी में से पेपर में, ध्यान रखना। यहाँ पर इतना हमने छाँट कर बहुत टाइम इसको लिखने में लगा है, बहुत छाँटने में आंसर से लगा है। ठीक है, इसको अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए चैनल पर हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लगी इसमें, देखिए आपको अभी बहुत बकाया है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, एक और परिभाषा लिख लीजिए, विशिष्ट चालकता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या किसी चालक के विशिष्ट वित्रोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या होता है विशिष्ट वित्रोध, इसका व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, सेंटीमीटर इनवर्स होता है। क्योंकि हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यानी कि ओम सेंटीमीटर, जो उसको ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए।
अब देखिए यहाँ पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का दाब क्या हो, प्रेशर 1 atm, ठीक है, प्रेशर 1 atm तथा विलयन में H यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिख लेना, यहाँ पर H आयन या H आयनों की सांद्रता यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। H2 यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेना है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, इस पर यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिख लेंगे, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर लिखेंगे जिसमें H2 गैस, यहाँ पर गैस जब भी गैस होती है तो H2 लेते हैं, यहाँ पर H2 गैस का दाब 1 atm जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या हो, यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 मोल हो, तो क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें H2 गैस का दाब 1 atm तथा विलयन में H आयनों की सांद्रता 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब देखिए फ्राइडे के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% इस बार फंसेंगे, ठीक है। फ्राइडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। क्या होता है, प्रथम नियम लिखिए, किसी विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है, W, किसी विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है था, ये क्या होता है, Q आवेश होता है, आप जानते हैं, ठीक है। क्या होती है, इसके समानुपाती, आवेश के समानुपाती होती है। जब Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, IT होता है, यहाँ पर रख देंगे। जब समानुपाती का चिन्ह हटा दें, कांस्टेंट आता है, Z ले लेंगे। Z क्या है हमारे पास, विद्युत रसायन तुल्यांक, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। द्वितीय नियम देखिए यहाँ पर लिखेंगे, द्वितीय नियम क्या है यहाँ पर, ठीक है। द्वितीय नियम क्या होता है, जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। देखिए तुल्यांकी भारों क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं यहाँ पर। जबकि इसको लिख सकते हैं W1/W2 बराबर क्या लिख सकते हैं, E1/E2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, यहाँ पर E1/E2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर W बराबर फॉर्मूला क्या ऊपर लिखा था, ZIT होता है, W बराबर क्या होता है, ZIT होता है, तो यहाँ पर W1H क्या हो जाएगा, Z1IT हो जाएगा, यहाँ पर W2H क्या हो जाएगा, Z2IT हो जाएगा। देखिए I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, T से T कैंसिल आउट होगा, I T सेम रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E1/E2, इसको लिख सकते हैं Z1/Z2 बराबर E1/E2, बस ये इस टाइप से आपका द्वितीय नियम भी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2-3 सालों से कटे हुए हैं, ठीक है, कटे हुए थे कोरोना के मारे, अब की आएंगे जरूर, ध्यान रखना यहाँ पर 100%, यहाँ पर सबको नोट डाउन करते जाना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है सबको, जिससे कि आप रिवाइज कर सकें एग्जाम टाइम, ठीक है। ये भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर। अब देखिए न्यूमेरिकल देखेंगे, इंपॉर्टेंट हम। अब देखिए क्वेश्चन 200 न्यूमेरिकल है, 298 पर 0.20 मोल, ठीक है, मोलरता KCl विलयन की चालकता 0.248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है, इसकी मोलर चालकता क्या होगी बताया था। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, परिभाषा है मोलर चालकता पर, क्योंकि हमें दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर 298 केल्विन पर 0.20 यम यहाँ पर है, यानी कि मोलरता दे दी गई यहाँ पर, मतलब कप्पा का मान दे दिया यहाँ पर, एक प्रकार के कप्पा का मान कितना दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर विलयन की चालकता इतनी दे दी है यहाँ पर, क्या दे दी है यहाँ पर, बटे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, K × 1000 बटे क्या होता है, मोलरता, क्या होता है, मोलरता होता है। लेकिन कप्पा का मान हमें कितना दिया है, ये दिया गया है यहाँ पर, कप्पा का मान, मिलियन की चालकता कितनी दी, कप्पा के बराबर कितना दिया है, 0.248 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या दे दिया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई किया, फार्मूला पहले लिख लीजिए, हाँ के का मान दे दिया है, फिर क्या दे दिया यहाँ पर, यम का मान, मोलरता कितनी दे दी है यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला देख लेना, सही लिखा था अभी पीछे आपको बताया था, यम का मान कितना दिया है 0.24 दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। हमें इसकी मोलर चालकता ज्ञात की, लेमडा यम का मान यहाँ पर निकालना है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, डायरेक्टली फार्मूला बेस पर क्वेश्चन आया था, ये भी 2023 में आया हुआ है, कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब इंपॉर्टेंट लिए हैं, ठीक है। इसके लिए लेमडा एम बराबर फार्मूला क्या होता है, 1000 मल्टीप्लाई 1000 होता है, और क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, कप्पा होता है बटे क्या होता है, यम होता है, ठीक है, क्या होता है, यम होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, तो लेमडा यम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कप्पा का मान कितना दिया है, 0.248 है, 0.248 कितना है, 0.248 है। रुक जाइए, इसको आंसर पेपर में हम देख लेते हैं, मान 0.248 ही दिया था यहाँ पर, देख लेते हैं, 0.248 सही है, राइट है, 0.248 है यहाँ पर, ठीक है, 248 यहाँ पर लिखिए, 0.248 लिख लिया यहाँ पर, सही है। अब बस वैल्यू यहाँ पर यम का मान कितना है यहाँ पर, 0.20 है यहाँ पर, 0.20 यहाँ पर, सही है। अब बस कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, इसकी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे आप, कर देंगे आराम से यहाँ पर, ठीक है, कर लेना यहाँ पर, एक देखिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 2 3 यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लीजिए, 1 2 3 जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर, देखिए 1 2 3 यहाँ पर 2 से यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है, राइट। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो आप काटना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लिया, लेकिन अब यहाँ पर है भी है यहाँ पर फंडा क्या है, यहाँ पर इसको हटाया 3 जीरो बढ़ा लिया यहाँ पर,
क्या बढ़ा लिए यहाँ पर, रुक जाइए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा इस टाइप से। यहाँ पर पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या था, 1 0 था यहाँ पर, ठीक है, इसको काटिए यहाँ पर इस टाइप से, 1 0 था। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दीजिए, अब आपको सही लगेगा। देखिए इसको पॉइंट को हटाएंगे, 1 2 3 0, यहाँ पर 1 2 3 0 बढ़ा लिया। अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, 2 0 बढ़ेंगे ऊपर, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए 2, यहाँ पर देखिए 2 0 ऊपर हैं, या देखिए 1 2 3 0, यहाँ पर 3 0 से 3 0 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर समझते रहना। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, यहाँ पर काट दिया यहाँ पर। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चक्कू 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10 1 1240 हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, लेमडा एम बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 1240 हो जाएगा, 1240 हो जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल होता है। अभी बताया था मात्रा, जब परिभाषा पढ़ाई थी बताया था यहाँ पर। क्वेश्चन को कोललाउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। अभी पहले इसको देख लिए, फिर न्यूमेरिकल करवाते हैं, क्योंकि वो कोललाउस के नियम पर है, समझ लीजिए। कोललाउस का नियम लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग लिखिए। क्या होता है, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, ठीक है, विद्युत अपघट्य आपको बता चुके हैं, चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है, योग के बराबर होती है। देखिए ये क्या होती है, लेमडा एम क्या होती है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों, ये क्या होते हैं, प्लस का मतलब धनायनों, और ये मतलब कि निगेटिव लगाओ क्या है, ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की आयनिक, धनायनों और ऋणायनों की मोलर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, ठीक है। अभी देखिए इसको अनुप्रयोग भी बता देंगे आपको, उसी से जो न्यूमेरिकल कराएंगे उसी में बन जाएगा, देखिए, ठीक है। देखिए इसी में समझ लिए, अनुप्रयोग आपको समझ जाएगा, यहाँ पर बता देंगे मतलब कहाँ तक आप अनुप्रयोग एग्जाम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ NaCl HCl CH3 COONA के लिए सीमांत मोलर चालकता क्रमशः इतनी इतनी दी गई हैं, एवं इतना इतना दिया है, तो इस CH3 COOH के लिए मोलर चालकता की गणना कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% इस बार आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना। या कोललाउस का नियम आ जाए या इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, दो में से एक चीज़ फंसेगी, हमने इस टाइप से लिया ही है। अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाएगा या थ्योरी आ जाएगी, या न्यूमेरिकल आ जाएगा थ्योरी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर NaCl इसकी मोलर चालकता, तो पहले NaCl की मोलर चालकता देखिए हमें दी गई यहाँ पर, यानी कि लेमडा यम NaCl, यानी कि अनंत तनुता पर NaCl, यहाँ पर NaCl की मोलर चालकता हमें कितनी दी गई है, देखिए हमें दी गई है मोलर चालकता यहाँ पर, इसकी पहले लिखी गई तो पहले वाली हो गई 126.4, 126.4 दे दी गई यहाँ पर, 126.4 मात्रा कम लिख लेना, क्या दी गई है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, प्रति मोल, प्रति मोल, ठीक है। इसको तोड़ दीजिए यहाँ पर, देखिए इसको तोड़ना चाहते हैं, हमने बताया था लेमडा यम इन्फिनिटी, ठीक है, लेमडा यम इन्फिनिटी यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है, लेमडा यम इन्फिनिटी Na इसको तोड़ सकते हैं क्या, Na पॉजिटिव में तोड़ सकते हैं कि नहीं, इसको Na पॉजिटिव में प्लस लेमडा यम इन्फानाइट Cl नेगेटिव, ठीक है, क्या Cl नेगेटिव बराबर क्या दिया है यहाँ पर 126.4 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण एक, समझ लिए, इसको तोड़ने हैं यहाँ पर, आपको एग्जाम में ए नहीं लिखना होगा, इसके बराबर आपको अनुप्रयोग कोललाउस का नियम लिखना होगा, तो इसके आगे यही लिख देना, इसके आगे क्या होगा आपको एग्जाम में नहीं दिया, उसके अनुप्रयोग लिखिए, तो इसके आगे यहाँ पर 3 मान लेना, NaCl HCl CH3 COO, इसको इस टाइप से तोड़ देना है यहाँ पर। इसके आगे आपको चूंकि वहाँ पर वैल्यू नहीं दी होगी, इसके आगे आप ये लिख देंगे, समीकरण एक डाल देंगे, इसी टाइप से अनुप्रयोग चलाते जाना, लास्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। फिर क्या हमारे पास HCl की मोलर चालकता कितनी दी गई है यहाँ पर, देखिए रुक जाइए, इसको सही से कर लेते हैं। HCl यानी कि लेमडा मोलर चालकता अनंत तनुता पर HCl की मोलर चालकता हमें कितनी दी गई यहाँ पर देख लीजिए, अभी दिखा रहे हैं कितनी है, हाँ इसकी 425.9 है, कितनी है 425.9, 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ठीक है, प्रति मोल। यहाँ पर तोड़ दीजिए इसको, तो लेमडा यम इन्फानाइट H पॉजिटिव प्लस का लेमडा यम इन्फानाइट Cl नेगेटिव, ठीक है। इसको डाल बराबर क्या है 425.9, इसको डाल दिए समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। फिर देखिए यहाँ पर CH3 COO यानी कि इसकी दीजिए यहाँ पर मोलर चालकता, यानी कि मोलर चालकता अनंत तनुता पर सोडियम एस्टेट यानी कि CH3 COONA, इसकी मोलर चालकता हमें कितनी दी गई यहाँ पर 91 दी गई, 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, प्रति मोल। अब देखिए इसको तोड़ सकते हैं, लेमडा यम इन्फानाइट CH3 COONA, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 91, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको तोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए, इसको तोड़ जाइए यहाँ पर, उसको नहीं लिखना है। देखिए लेमडा यम इन्फानाइट, इसको किस टाइप से तोड़ सकते हैं, CH3
सी डबल ओ नेगेटिव, ठीक है, प्लस लेमडा यम इन्फानाइट एन ए पॉजिटिव, ठीक है, बराबर क्या है 91। समीकरण 3 डाल दीजिए यहाँ पर। हमें निकालनी क्या है यहाँ पर, इसकी CH3 सी डबल ओ की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि लेमडा यम CH3 सी डबल ओ एच, इसकी हमें मोलर चालकता निकालनी है यहाँ पर। निकाल दिए, देखिए किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ पर इन सबको देखिए हमें ए बचाना है यहाँ पर, और क्या बचाना है EH पॉजिटिव। जब इसको बनाएंगे तो ए बन जाएगा यहाँ पर। हमें ए हटाना है, जीरो करना है, ए जीरो करना है, ठीक है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है। कैसे करेंगे आप बताइए यहाँ पर। तो इसको जीरो करने के लिए सबसे सिंपल तरीका यहाँ पर है। क्या सिंपल तरीका है यहाँ पर, यहाँ पर क्या सिंपल तरीका है, देखिए अगर हम यहाँ पर हम इसको देखिए, इसको समीकरण 1 को जोड़ दें, नहीं समीकरण 1 को जोड़ेंगे तो 1 कट जाएगा। देखिए समीकरण 2 व 3 को जोड़ दीजिए, अगर हम इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे ए प्लस का जीरो हो जाएगा। और समीकरण 3 को घटा दिए तो एन से निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हाँ समीकरण 2 व 3 को जोड़कर समीकरण 1 घटाने पर यहाँ पर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण 2 प्लस 3 जोड़ दिया यहाँ पर। और समीकरण क्या कर देंगे यहाँ पर, समीकरण 1 घटा देंगे इसी में से, समीकरण 1 इसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे यहाँ पर। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, इसको LHS को LHS के साथ जोड़ देते हैं, RHS को RHS के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मालूम होगी बेसिक सी बातें। तो क्या हाँ इस पर जोड़ रहे हैं, देखिए लेमडा यहाँ पर लिख रहे हैं, लेमडा यम इन्फानाइट EH पॉजिटिव लिखा, छोटा सा लिखें जिससे आ जाए, लेमडा यम, ठीक है, यहाँ पर लेमडा यम CL नेगेटिव इन्फानाइट, ठीक है। समीकरण 3 जोड़िए इसको, लेमडा यम इन्फानाइट, ठीक है, CH3 सी डबल ओ नेगेटिव, ठीक है, प्लस का लेमडा यम इन्फानाइट Na पॉजिटिव, माइनस का चिन्ह लगाइए, घटा देंगे सबके, इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है, इसका भी चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, लेमडा यम इन्फानाइट Na पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का हो जाएगा लेमडा यम इन्फानाइट Cl नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। बराबर चिन्ह लगाइए, इसको जोड़िए, 91 प्लस का यहाँ पर लिख रहे हैं इसके 91 प्लस 425.9 प्लस इसको घटा दीजिए, यहाँ पर माइनस का लगाइए, इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ पर लिया समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण क्या 126.4 लिख लिया, 126.4। अब देखिए ध्यान से देखना, क्या करना, ध्यान से देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये Cl नेगेटिव लेमडा यम, देखिए Cl नेगेटिव यहाँ पर है और ये पॉजिटिव, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। लेमडा यम पॉजिटिव ये है यहाँ पर, इससे क्या हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, इसको बचा यहाँ पर, ए बचा यहाँ पर, बचा लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। लेमडा यम H पॉजिटिव, ठीक है, इन्फानाइट प्लस लेमडा यम इन्फानाइट CH3 सी डबल ओ नेगेटिव बचा यहाँ पर, ठीक है, बराबर। देखिए इसको जोड़िए, 91 425.9, तो बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। आप जोड़ लेंगे यहाँ पर, ठीक है, या जोड़ देते हैं यहाँ पर, रुक जाइए, 91 या जोड़ लेंगे आप, ठीक है, जोड़ लेंगे आप, जो भी आए आप जोड़ लेना। 91 425, देखिए 91 यहाँ पर जोड़िए, पॉइंट वाले को पॉइंट के साथ देखिए जोड़ देते हैं, रुक जाइए, क्या दिक्कत जाना जाता है, 425.9 और प्लस का क्या हमारे पास 91 है यहाँ पर, ठीक है, 91 यहाँ पर 91.0 इधर लिख लिया यहाँ पर, प्लस का 9 जीरो का तुल्य का 5 1 6 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 9 जीरो का तुल्य का 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा, हाथ से लगाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 516.9 माइनस का घटा दीजिए 126.4 घटा दीजिए। देखिए इसको किस टाइप से लिख सकते हैं यहाँ पर, लेमडा यम इन्फानाइट CH3 सी डबल ओ एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो इतना आएगा, इसको इतना लिख सकते हैं। यही क्या हो जाएगा, आपकी मोलर चालकता है। यहाँ पर घटा लेना है, यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर 516 में से इसको घटा लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल आ जाएगा। यहाँ पर घटा लेना आप, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर अनुप्रयोग देखिए किस टाइप से आपको लिखना है एग्जाम में, इसी टाइप से अनुप्रयोग देखिए, इसके बराबर इसको लिखना और इसी के बराबर इसको ऊपर लिख देना, इसकी जहाँ पर ए आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको तोड़ेंगे देखिए इसका मान देखिए दिया गया है यहाँ पर, इसके आगे लिख देना यहाँ पर लेमडा एम इन्फानाइट एस सी एल इक्वल टू क्या लिख देंगे, इसके आगे लेमडा एम इन्फानाइट एच पॉजिटिव लेमडा एम सी एल नेगेटिव। इन तीनों को इसी टाइप से जोड़ देंगे, आपका अनुप्रयोग आ जाएगा इसी टाइप से। सी एच इसके आगे बन जाएगा CH3 सी डबल OH बन जाएगा इसके आगे, जस्ट इसके आगे, ठीक है। आपका यही क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, इसी टाइप से लिया यहाँ पर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया।
अब देखिए यहाँ पर इस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को 100% इसको डाल दीजिए, फंसेगा किसी ना किसी में 100% हम बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको फंसना ही फंसना है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर निम्न सेल की समीकरण के लिए, निम्न सेल की या सेल के कुछ भी हो सकता है, लेकिन सवाल है निम्न सेल के समीकरण के लिए 298 केल्विन पर ईएमएफ की गणना कीजिए यहाँ पर, ठीक है। इसकी हमें दी गई यहाँ पर सांद्रता, इसकी सांद्रता दी गई यहाँ पर, इसका इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव दे दिया है यहाँ पर, मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना इसका दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोड विभव हमें इसका दे दिया, इसका दे दिया यहाँ पर। बताइए इसको किस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ई नोट यहाँ पर दे दिया, इसका ई नोट दे, बहुत ही सिंपल सवाल होता है, ध्यानपूर्वक देखना। ये किस पर है यहाँ पर, या निर्णायक समीकरण आ जाए, निर्णायक समीकरण आ जाए, या ये आ जाए, इन दो में से 100% आता ही आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालें, यहाँ पर पहले हम देखिए एम से Mg2+ दिया गया है यहाँ पर n का मान पहले निकाल लेते हैं। Mg से क्या दिया है यहाँ पर, Mg2+ दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, मुक्त अवस्था में 0 होगी यहाँ पर इसकी संयुक्ता, यहाँ पर 2+ है, क्योंकि यहाँ पर हमें चूंकि बराबर करना होगा। बराबर बताइए किस टाइप से करेंगे, बताइए यहाँ पर बराबर किस टाइप से करेंगे। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देते हैं, ऐड क्यों करते हैं, इधर जिधर प्लस आयनों की संख्या ज़्यादा होती है उधर ही हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। देखिए इससे कट जाएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर जोड़ लीजिए, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, इसको जोड़ देखिए यहाँ पर कर लीजिए। फिर क्या हमारे पास Cu2+ यहाँ पर आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या बन रहा है, हमारे पास Cu बन रहा है यहाँ पर चूंकि 0 है, यहाँ पर 2 है, तो इस पर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगी। अब इसको डाल दीजिए समीकरण 2, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर Mg प्लस का Cu+2 गिव्स आउट, ठीक है। Mg2+ प्लस का Cu, ठीक है, इतना आ गया। सबसे पहले यहाँ पर निकाल लीजिए ई नोट सेल, यानी कि मानक इलेक्ट्रोड विभव, ई नोट सेल निकाल लीजिए, ई नोट सेल निकालेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल निकाल लीजिए, ई नोट सेल किस टाइप से निकालते हैं बताइए यहाँ पर। ई नोट कैथोड यहाँ पर, ई नोट कैथोड यहाँ पर, और माइनस का क्या होता है, ई नोट एनोड होता है, ई नोट एनोड, ANODE एनोड होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको आपको ट्रिक बताते हैं पहचानने की, हमेशा देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जो प्लस वाला होता है उसको कैथोड पर लिखते हैं। देखिए प्लस वाला यहाँ पर क्या दिया, 0.34 दिया, यहाँ पर लिख लीजिए कैथोड पर, ठीक है, 0.34 हमेशा यही होगा, ठीक है। माइनस का फिर क्या हमारे पास एनोड का माइनस वाला होता है, ये दिया है माइनस वाला, माइनस का कितना है 2.37 है यहाँ पर, ठीक है 37। अब देखिए ई नोट सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.34 हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2.37 हो जाएगा यहाँ पर। जोड़िए इसको, कितना आएगा जोड़ने पर, देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 3 6 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, इतना वोल्ट आ जाएगा। अब नेनर्ट समीकरण लगा दीजिए, क्या होती है बताइए यहाँ पर, ई सेल देखिए एन का मान भी यहीं पर मिल गया। देखिए 2+ यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे थे, या 2+ देख लीजिए यहाँ पर, तो एन का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एन का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस टाइप से एन का मान इसीलिए तामझाम करते हैं जिससे कि एन का मान हमें पता लग जाए, ठीक है। तो नेनर्ट समीकरण बताइए, अभी लिखवाई थी, क्या होता है बताइए यहाँ पर, ई सेल बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, नेनर्ट समीकरण का ई नोट सेल होता है, क्या होता है, ई नोट सेल होता है, और क्या होता है, माइनस का 0.0591 बटे क्या होता है हमारे पास, यन होता है कि नहीं, लोग होता है फॉर्मूला। और क्या होता है यहाँ पर, प्रोडक्ट आयन, यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोडक्ट के आयन होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट आयन यानी कि क्या होता है इसका मतलब, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, अभिकारक के आयन बटे क्या होता है, रेक्टेंट के आयन, रेक्टेंट रेक्टेंट आयन होते हैं। रेक्टेंट मतलब कि अभी ये क्या होता है हमारे पास है, सॉरी ये क्या होता है, एक अभिकारक होता है, एक उत्पाद होता है। प्रोडक्ट क्या कहते हैं हम यहाँ पर, उत्पाद कहते हैं, इसको कहते हैं उत्पाद कहते हैं, नहीं प्रोडक्ट, और रेक्टेंट को कहते हैं अभिकारक कहते हैं यहाँ पर। ये क्या होता है, इधर वाली रिएक्शन होती है, ये क्या होती है, अभिकारक होती है, उधर आगे वाली उत्पाद होती है, सॉरी इसके लिए, ठीक है। प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लाइन को क्या कहते हैं बताइए यहाँ पर, इसको कहते हैं हम उत्पाद, ठीक है, यानी कि उत्पाद कहते हैं, इसको कहते हैं अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अभिकारक के आयन, तो देख लीजिए यहाँ पर ई सेल यहाँ पर, ठीक है, बराबर। कभी गलत नहीं क्वेश्चन होगा जिस टाइप से हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान आप हिंदी में लिख लेना, ठीक है। उत्पाद के आयन बट्टे क्या होता है यहाँ पर, अभिकारक के आयन, ठीक है। तो ई नोट सेल का कितना निकाला, 2.71 निकाला यहाँ पर, ठीक है। इसको आयन अलग है यहाँ पर, ठीक है, एक मत समझ लेना, ठीक है। 2.71 माइनस का 0.0591
ठीक है बेटे, इनका ऊपर कितना निकाला था हमने, 2 निकाला था यहाँ पर, 2 लिख लीजिए यहाँ पर, 2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया लोग। अब देखिए प्रोडक्ट इधर वाला होता है, देखिए प्रोडक्ट क्या है, आयन वाला, देखिए इसको मतलब आयन लिखा हुआ तो Mg2+ है, तो Mg2+ लिख लिया यहाँ पर, Mg2+ लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया Mg2+ बट्टे रेक्टेंट, देखिए इधर क्या है, आयन वाला, इसको मतलब आयन इस पर है तो Cu2+ लिख लीजिए, Cu2+ लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया। बस कैलकुलेशन होती है, इस क्वेश्चन में आता 100% है। देखिए ई सेल, इसी को कहते हैं EMF कहते हैं, कि विद्युत वाहक बल, इसी के आगे लिख लीजिए EMF। ठीक है, बराबर क्या हमारे पास बचा यहाँ पर 2.71 माइनस का 0.0591 बटे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है लोग। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, वैल्यू पुट। देखिए Mg2+ की सांद्रता कितनी दी गई, यहाँ पर देख लीजिए Mg2+ की सांद्रता ये देखिए 0.001, ठीक है 0.001 यहाँ पर, ठीक है लिख दीजिए यहाँ पर 0.001 यहाँ पर इसकी सांद्रता लिख दी हमने, डिवाइडेड बाई फिर इसकी सांद्रता Cu2+ की सांद्रता कितनी दी गई, यहाँ पर ये दी गई है 0.0001, 0.0001 यहाँ पर, ठीक है वन। अब देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद, यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 के बाद है, तो यहाँ पर अगर हम 0 1 और बढ़ा लें यहाँ पर, ठीक है तो कितने हो जाएगा 1 2 3 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब EMF क्या बचेगा 2.71 माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 0.0591 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा लोग इधर वाले 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, क्या बचेगा ऊपर 10, इसको भाग करेंगे 1 से 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओनली 10 हो जाएगा, ठीक है। EMF लोग 10 का मान जरा बताना कितना होता है, बताइए यहाँ पर 2.71 माइनस को इसको भाग कीजिए, यहाँ पर भाग करने पर कितना आ जाएगा, देखिए 0.0 का तो लिखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया 19 हो गया, यहाँ पर दूने में 18 हो जाएगा, फिर 1 बच गया यहाँ पर 11 हो गया, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, लोग 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। EMF बराबर क्या हो जाएगा 2.71 माइनस का 0.0295 ही बचेगा, बचा यहाँ पर घटा दीजिए, यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर EMF यहाँ पर घटाने पर बताइए, इसको घटा देते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ 2.7100 यहाँ पर लिख लीजिए, फिर पॉइंट यहाँ पर लगाया, 0 लिखा यहाँ पर, 2 लिखा यहाँ पर, 9 लिखा यहाँ पर, 5 लिखा यहाँ पर भी 5 लिख दी, यहाँ पर 0 लिख लीजिए, इसके आगे 0.5 घटाइए, यहाँ पर 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। 10 में से 5 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4 बचेगा, यहाँ बचे 9 में से गया 0 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बचे 9 यहाँ पर 9 में से 9 कितना बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा 0 में से यहाँ पर एक दहाई लेंगे कितना आ जाएगा 10 में से 2 कितना बचेगा 8, यहाँ बचेंगे 6 यहाँ पर बचेगा कितना 1 यानी कि 1.68, लेकिन यहाँ पर 2 ही रहेगा यहाँ पर। देखिए फिर से घटा देते हैं, देखिए यहाँ पर लेंगे दहाई 10 बचेगा, 10 में से कितना बचेगा 5, यहाँ बचे 9 में से 5 कितना बचेगा 4, यहाँ बचे 9 में से 9 0, यहाँ पर 0 बचा, यहाँ पर दहाई लेगी थी, फिर इधर दहाई लेंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 कितना बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 6 लिख दिया, फिर इधर से कुछ लिया ही नहीं 2.68 लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हटा सकते हैं 2.68 यहाँ पर आ जाएगा वोल्टेज, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना सिंपल सवाल है, 100% 100% प्रैक्टिस कर लेना, आपका फंसा हुआ है 2 नंबर आपके मिले हुए, 2 या 3 नंबर का कभी भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। हो गया ये भी क्वेश्चन हमारा। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब रासायनिक बलगतिकी पर आ गए यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, हर साल क्वेश्चन आता है, कभी मिस ही नहीं हुआ है, ठीक है। 15-16 लगातार आ रहा है, हमने लगातार आ रहा है क्वेश्चन। क्रिया के कोट आणविकता यानी कि 20 19 20 21 21 में तो पेपर नहीं हुआ, 21 22 23 22 लगातार आया है, ठीक है। क्रिया की कोट आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रिया की आणविकता, क्रिया के कोट, देखिए क्या होती है, क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर एक कभी क्रिया की आणविकता होती है, निकालना बताएंगे, परिभाषा लिए उसमें बता देंगे कहाँ कैसे निकाली जाती है। क्रिया की आणविकता क्या होती है, कभी ये शून्य नहीं, कभी शून्य नहीं होगी, ठीक है। ए शून्य हो सकती है, ए भी शून्य भी हो सकती है यहाँ पर कोटि। फिर देखिए क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, यहाँ पर ठीक है, क्या करती है, संख्या पर निर्भर करती है। ये क्या होती है, यहाँ पर क्रिया की कोटि अभिकारक की क्षमता को क्या कहते हैं, बताती है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए भिन्नात्मक हो सकती है, क्या हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है। ये क्या हो सकती है, भिन्नात्मक नहीं हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। वो सिंपल पॉइंट लिखे हमने, या प्रयोग द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। कितना सिंपल पॉइंट है यहाँ पर। या क्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती है, शून्य हो सकती है। क्रिया की आणविकता अभिकारक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। क्रिया की कोट अभिकारक की क्षमता को बताती है यहाँ पर। या भिन्नात्मक हो सकती है, या भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जा सकती है, या क्रिया द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए।
फिर देखिए संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार जरूर आएगी, लिख लेना। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, इसे क्या कहते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी इज एनर्जी बैरियर। ठीक है, इंग्लिश में कोई आपको मतलब नहीं छोड़िए यहाँ पर। ठीक है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा को अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, उसे ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या होती है, ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो अणुओं की ऊर्जा अवरोध को पार करने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहते हैं, संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तीन सालों से कटी हुई है, अबकी 100% परिभाषा आएगी, इसलिए हमने लिखी है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल लिख लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। H2Cl2 H सनलाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2HCl बनेगा यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए ये भी परिभाषा। फिर देखिए आभासी आणविक अभिक्रिया, अब ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या परिभाषा ये लिखने के लिए आ सकती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट आई नहीं है, ये बहुत बार आ चुकी है, लेकिन ये नहीं है, ज़्यादातर आती नहीं है, लेकिन इस बार सबसे इंपॉर्टेंट है हमें लग रहा है। ठीक है, आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनकी कोटि तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, क्या हो, एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। क्या होती है, वह अभिक्रिया जिनमें कोट एक ना हो, ठीक है, एक हो, चूंकि कोट एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, तब ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं आभासी आणविक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए, अगर कोटि बाई चांस निकालने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे आप। देखिए जो हमारे पास लिक्विड में होता है, क्या होता है, लिक्विड H2 क्या होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, तो इसकी हम कोट क्या ले लेंगे, इसकी कोट क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। C2H5 एथिल एस्टेट, क्या एथिल एस्टेट ये लिक्विड में नहीं होता है, तो इसकी क्या हो जाएगी, बन हो जाएगी। इसके आगे क्या लिखा होगा, बन होगा, इसकी जीरो लें तो बन प्लस जीरो क्या हो जाएगी, कोटि बन हो जाएगी। ठीक है, तो आणविकता इसकी किस टाइप से लिखते हैं, यहाँ पर बन इसकी भी बन लेते हैं, आणविकता नहीं देखते हैं। जब कोटि हम देखेंगे तो लिक्विड की जीरो हम मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आणविकता में डायरेक्टली यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, एक और एक दो यहाँ पर अणु होगा, तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर मान लीजिए H2Cl2 की आपको आणविकता निकालनी है, तो किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर बताइए। देखिए इसीलिए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, रुक जाइए। ठीक है, एक एक डाउट आप क्लियर कीजिए अपना। देखिए हमारे पास है H2, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर वाला H2Cl2 क्या बन रहा है, हमारे पास 2HCl बन रहा है। एक क्या होता है हमारे पास, गैस है, मतलब लिक्विड में मान सकते हैं, यहाँ पर गैस में ये भी होता है, गैस या लिक्विड में आ जाए तो क्या लेते हैं, इसकी कोट क्या हो जाएगी। देखिए इसकी कोट गैस में है या लिक्विड में आ जाए तो इसकी कोट क्या आ जाएगी, जीरो। तो कोट क्या हो जाएगी यहाँ पर, कोट क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। इसकी आणविकता कितनी आ जाएगी, देखिए एक आणविकता कितनी आ जाएगी यहाँ पर, आणविकता कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक यानी कि एक अणु होगा यहाँ पर, एक वन प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। आणविकता इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मोलक्यूलरिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आणविकता में क्या कहते हैं, मोलक्यूलरिटी, इसको कहते हैं ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर किसका हो जाएगा, इतना 0 हो जाएगा, इसकी मोलक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए शून्य कोटि की अभिक्रिया यहाँ पर देखिए, कोट इसके लिए क्या होगी, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसकी कोट 0 होगी, इसकी कोट 0 होगी, चूंकि ये गैस में होता है, ये भी गैस में होता है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसकी कोट क्या होगी यहाँ पर, 0 होगी, इसलिए शून्य कोटि के लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट होता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं यहाँ पर जिसमें 0 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे आणविक क्या होती है, आभासी आणविक अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोट तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो। देखिए इसकी कोट एक निकाली, आणविकता एक नहीं है, एक एक 2 हो जाएगी यहाँ पर, इसलिए एग्जाम्पल सफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये भी हमारे पास परिभाषा होगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा है, आपको एक बार पढ़ेंगे 70 में 70 केमिस्ट्री में अगर हमारे साथ रहेंगे आप। ठीक है, इतने हम इंपॉर्टेंट आपको देंगे क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल भाषा में, इतने न्यूमेरिकल देंगे, इतनी रिएक्शन देंगे, सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए तथा इसके लिए सूत्र निगमन कीजिए। देखिए लिख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, निर्भर नहीं करता है, क्या निर्भर करता है, सॉरी निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया गलती बताया था यहाँ पर, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या कहलाती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है यहाँ पर। इसके लिए एग्जाम्पल लिख लीजिए यहाँ पर, इसकी क्या होता है, लिक्विड में होता है, इसके लिए इसकी कोट क्या हो जाएगी, बन हो जाएगी यहाँ पर। इसके लिए एग्जाम्पल सफिशिएंट है यहाँ पर। ठीक है, बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर क्या बोला गया, इसके लिए सूत्र निगमन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार 100% आएगा सूत्र निगमन करने के लिए। ठीक है, सूत्र निगमन किस टाइप से करेंगे, मान लीजिए एक हमारे पास हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है, ऐसे क्या बन रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट बना है, क्या उत्पाद बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए एक ए मोल होंगे यहाँ पर, इसके क्या होंगे 0, यानी कि इनिशियल स्टेट में, प्रारंभ में। ठीक है, तो यहाँ पर A- का X हो जाएगा, A- का X हो जाएगा मोल यहाँ पर, मोल। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर
एक्स मोल हो जाएगा यहाँ पर, टी समय बाद हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा टी समय बाद, टी समय बाद, टी समय बाद, ठीक है, टी समय बाद यहाँ पर, ठीक है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए यहाँ पर। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इनकी क्रिया का वेग किस तरह से लिखते हैं यहाँ पर देखिए, लिखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से, अभिक्रिया की परिभाषा से, परिभाषा से प्रथम कोटि की अभिक्रिया परिभाषा से क्या होती है देखिए, ये लिखा हुआ, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अभिकारक के क्या यहाँ पर लिखा हुआ, अभिकारक लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, क्या लिखा हुआ अभिकारक, एक क्या होता है, इधर वाला क्या होता है अभिकारक होता है, उधर वाला क्या होता है उत्पाद, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर अभिक्रिया का वेग dx/dt, ठीक है, dx/dt, ठीक है। अभिक्रिया का वेग, एक क्रिया का वेग होता है, ठीक है, वेग समानुपाती होता है, यहाँ पर निर्भर करता है यहाँ पर किस पर, अभिकारक के एक अणु पर, तो यहाँ पर a माइनस का 1 से हो जाएगा एक अणु की सांद्रता पर, इस पर क्या होगी एक पावर होगी, एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसी को प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, कोष्टेंट आता है, ठीक है, बहुत सिंपल, आपको इनकी डेरिवेशन करवा रहे हैं, dx/dt बराबर क्या हो जाएगा, एक कोष्टेंट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा k a माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डालना चाहते हैं चाहे समीकरण 1 डाल दीजिए इसको, ठीक है, डाल दिया समीकरण 1। अब बोलिए क्या करेंगे, जहाँ के क्या हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, ठीक है। अब क्या करेंगे बोलिए, इसको a माइनस एक्स को इधर नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा dx बटे क्या हो जाएगा a माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब dt को ऊपर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा k dt हो जाएगा। अब इसका क्या कर देंगे हम, समाकलन करने पर लिख लीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन, इसको पेज पर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसको समाकलन कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कर देते हैं, देखिए इंटीग्रेशन कितना है हमारे पास, dx बट्टे a माइनस का 1 होता है, ठीक है, बराबर क्या है इंटीग्रेशन k dt है, तो इसका समाकलन क्या होता है बताइए यहाँ पर, 1/, चूँकि हम जानते हैं इंटीग्रेशन, हम जानते होंगे फार्मूला, आप अगर मैथमेटिक्स होगी तो आप तुरंत चुटकियों में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका क्या होता है log x होता है, आप ध्यान रखना, क्या होता है log a माइनस का 1 होता है, ठीक है, a माइनस का 1 होता है, क्या होता है log a माइनस का 1 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पर अगर लिखा होता बाई चांस हमारे पहले लिखा होता x माइनस का a, तो हम माइनस नहीं लगाते हैं, अगर यहाँ पर a माइनस 1 लगाओ तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, यहाँ पर चाहे नीचे लिख दीजिए, नीचे बात है कि चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे ऊपर लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या है कोस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, कोस्टेंट है यहाँ पर, इसको जो कहते हैं लिख लिया dt लिख दिया यहाँ पर, देखिए माइनस का log a माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर k t बचेगा यहाँ पर, एक कोस्टेंट जोड़ दीजिए, मान लीजिए हमने c जोड़ दिया, कोस्टेंट जोड़ दिया, कोस्टेंट इसको डाल दिया समीकरण 2, डाल दिया समीकरण 2 डाल दिया। अब देखिए t बराबर हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, t बराबर एक बार 0 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, तो x बराबर भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए t बराबर 0 यहाँ पर, x बराबर 0 यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का log क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a आ जाएगा बराबर, यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर c बचेगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं। अब c का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए, c का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का log a माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा k t हो जाएगा, c की जगह पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस का log a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बोलिए क्या करेंगे हम, इसको चाहें आप इसको इधर ले आइए, क्या ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा माइनस का इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, log इसको आगे लिख देते हैं, अब माइनस का ये पीछे लिख देते हैं, log a माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला बनेगा log m माइनस log n का फार्मूला क्या, तो log m बटे n, तो क्या हो जाएगा log m बटे n हो जाएगा, यानी a बटे a माइनस का 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा, ठीक है, के टी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम, देखिए या यहाँ पर या लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं,
या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए के टी, या यहाँ पर सही है वैसे, अगर इसको इधर लिख दें तब भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखिए के टी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, log ए बट्टे ए माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए एक छोटी सी बात आपको मालूम होगी, क्योंकि इसके आगे इसके नीचे क्या होगा, बेस ई होगा। हम दिखाते हैं लेकिन बट होता है, इसके नीचे क्या होगा, बेस ई होगा, इसके नीचे क्या होगा, बेस ई होगा। ठीक है, आप लगाना चाहते हैं लगा लेना समय। इसके आगे क्या होगा, नीचे बेस ई होगा, या छोड़िए यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या, जब बेस हटाते हैं तो जब यहाँ पर बेस ई को हटाते हैं तो इसको हम 10 में बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए करते हैं 2.303 से इसके आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और लोग बेस 10 में कैंसिल आउट हो जाता है। इतनी बेसिक सी बात आपको मालूम होनी चाहिए। ए बट्टे क्या हो जाएगा, ए माइनस का एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, क्या होता है, टी समय बाद सांद्रता होती है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए बेग स्थिरांक का फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करना था, तो के बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए 2.303 बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, यही तो हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस पर। ए बटे क्या हो जाएगा, ए माइनस का एक्स होता है। ठीक है, यही आपको ड्राइव करना था डेरिवेशन यहाँ पर। इस टाइप से इतना कितना सिंपल है। ठीक है, आएगा जरूर जहाँ पर, इतना इंपॉर्टेंट है, यही बोला था। इसके लिए सूत्र निगमन कीजिए यहाँ पर। बेग स्थिरांक के लिए उसमें लिखा होगा। ठीक है, प्रथम कोटि की अवक्रिया लिखे था, इसके बेग स्थिरांक के लिए बेग स्थिरांक आप यहाँ पर लिख लेना। इसके बेग स्थिरांक के लिए सूत्र निगमन कीजिए यहाँ पर। ठीक है, या इसके लिए सूत्र निगमन कीजिए। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये बेग स्थिरांक के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, किसी टाइप से आ सकता है, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, होगा क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से। कितना सिंपल है यहाँ पर, कोई कठिन है। 5 नंबर का पूरा बनकर आएगा या 4 नंबर का आएगा। ठीक है, 4 नंबर का आएगा, 5 नंबर का नहीं आता, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए अभिक्रिया का वेग, हम इस टाइप से क्वेश्चन आपको इतने करा रहे हैं कि एक बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसी में से हमारी पेपर पूरा भर जाएगा हमें लग रहा है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। देखिए क्या होता है, एकांक समय में क्या है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, एकांक समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग, अभिक्रिया की दर या वेग कहते हैं। ठीक है, इसके प्रभावित करने वाले कारक भी लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, लिख लीजिए अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर, क्या अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उत्प्रेरक लिख लीजिए। उत्प्रेरक अभिक्रिया की संकरण ऊर्जा का मान कम कर देता है, क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अभिक्रिया में सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अभी लिख लीजिए अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अभिकारकों के अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। क्या होता है, अभिकारकों की अणुओं का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम, न्यूमेरिकल देखेंगे, 2-3 लिए न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इस न्यूमेरिकल देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, नया न्यूमेरिकल पूछा गया था बोर्ड में 2023 में। ठीक है, बहुत आया नहीं ज़्यादातर क्वेश्चन, कभी नहीं आया बोर्ड में, नया क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। ये इंपॉर्टेंट है, फिर रिपीट हो सकता है। ठीक है, 100% रिपीट होने की चांसेस है 2025 में। नया पूछा गया तो रिपीट होना की बनता ही है, रिपीट होना। ठीक है, क्या दिया, N2O5 दिया है यहाँ पर, एक रिएक्शन दी गई है 2NO2 1/2 O2 के, यदि माइनस के d/dt का इतना दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब इतना दिया यहाँ पर। ठीक है, इसकी दर इतनी दी, इसकी दर इतनी दी गई यहाँ पर, d/dt NO2 के डैश N2O5 d/dt O2 के ट्रिपल डैश N2O5 के डैश के डबल डैश के ट्रिपल डैश में संबंध सत्यापित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको दिख रहा होगा ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, देखने में बहुत लोगों को लगा होगा बच्चों को कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर इसकी हम लिखेंगे इस अभिक्रिया की दर लिखेंगे यहाँ पर, निम्न अभिक्रियाओं के लिए दर लिखेंगे यहाँ पर। ये रिएक्शन दी गई, इसकी दर लिखिए यहाँ पर। किस टाइप से लिखेंगे दर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। हमें एक रिएक्शन दी गई यहाँ पर, क्या दी गई, N2O5 यहाँ पर, फिर क्या दी गई 2NO2 दिया गया यहाँ पर, रिएक्शन दी गई 2NO2 प्लस का 1/2 O2 दिया गया यहाँ पर। इस अभिक्रिया के लिए दर लिखे, निम्न अभिक्रिया के लिए दर लिखिए। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए दर डायरेक्टली लिख दें, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं दर। तो किस टाइप से दर लिखते हैं बताइए यहाँ पर, इसकी दर बताइए किस टाइप से लिखते हैं यहाँ पर हम। लिखिए यहाँ पर इसकी दर, क्या लिखेंगे, किस टाइप से लिखेंगे, इसकी दर लिखिए। मान लीजिए R के बराबर लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, या R के बराबर, इसको मत लिखिए यहाँ पर, किसी के बराबर लिख सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, चाहे R के बराबर लिखिए, दर मतलब रेट लिख रहे हैं यहाँ पर, तो R बराबर चाहे कैपिटल R लिख लीजिए चाहे स्मॉल r, चाहे मान लीजिए हम कैपिटल R लिख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। देखिए जो इधर वाली होती हैं अभिकारक वाले जो दर लिखते हैं, अभिकारक की दर वो नेगेटिव में लिखी जाती है, जब उधर वाले लिखते हैं उत्पाद की प्रोडक्ट की वो पॉजिटिव में लिखी जाती है। ठीक है, तो इधर वाली लिखिए d माइनस का हो जाएगा d/dt N2O5, क्या हो जाएगा N2O5 यहाँ पर। ठीक है, N2O5 यहाँ पर सही है, यहाँ पर N2O5
ठीक है, N2O5 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, N2O5 लिख दिया। फिर लिख दिया इसकी यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसकी दर R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए ये मल्टीप्लाई का होता है, जब मल्टीप्लाई का होता है तो बताइए कहाँ पर आता है, तो ये डिवाइड में आ जाता है। तो क्या लिख देते हैं, इसके आगे 1/3 लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि क्या है, ये उत्पाद की है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, d/dt हो जाएगा यहाँ पर, d/dt NO, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 लिखे, 3 कहाँ, 3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक है 2 लिखे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2, जितनी भी संख्या हो, कोई नंबर, कोई दिक्कत नहीं होती है। NO2 लिख दिया यहाँ पर, इसकी दर लिख दी यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसकी दर लिख लीजिए, ठीक है, बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, देखिए डिवाइड का लिखा हुआ है, एक इसमें पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई का पहुँच जाएगा। ये जब डिवाइड का लिखा होता है किस में पहुँच जाता है, मल्टीप्लाई का पहुँच जाता है। ये ऊपर आ जाएगा d/dt हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, O2 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दर लिखना कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए यहाँ पर कुछ नहीं है। जब हम अभिकारक के लिखते हैं तो नेगेटिव लिखते हैं, जब उत्पाद के लिखते हैं पॉजिटिव लिखते हैं। देखिए माइनस का लिखते हैं d/dt, इसको लिख दिए N2O5। अब देखिए यहाँ पर d/dt है तो हमको लिखना ही लिखना NO2, लेकिन ये 2 लिखा हो तो जब मल्टीप्लाई का हो, मल्टीप्लाई लिखा हो, नीचे किसका आ जाता है, डिवाइड का, जब डिवाइड का लिखा हो मल्टीप्लाई उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर, अब लिख देंगे समय के सांता में परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्या होता है, समय के सांता में सब तीनों बराबर हो जाते हैं, लिख लिए, चूंकि समय के सांता में परिवर्तन बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। ये थ्योरी मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, न्यूमेरिकल चूंकि सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए इसके आगे ये आर इसके बराबर लिखे हुए, तो तीनों के बराबर लिख सकते हैं, आर बराबर क्या लिख सकते हैं, आर बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर आर बराबर तीनों को लिख सकते हैं बराबर, यहाँ पर कितना, यहाँ पर माइनस का d/dt N2, चाहे यहाँ पर आर लिखना चाहे ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होती यार, ठीक है। N2O5 यहाँ पर N2O5 बराबर इसको लिख लीजिए 1/2, क्या लिख देंगे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर क्या है 1/2 है, यहाँ पर इसको लिख लीजिए NO2 d/dt NO2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया d/dt NO2 लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बराबर लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, d/dt, लेकिन यहाँ पर 2 भी है, यहाँ पर कहाँ गया 2, इसके यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा, लिख लेते हैं, देखिए 2 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर 2 d/dt फिर क्या हमारे पास O2 है, O2 की सांद्रता है O2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको चाहे लिखिए बराबर आर की कर लिखिए, यहाँ पर तीनों चूंकि बराबर हैं। देखिए माइनस का d/dt, देखिए माइनस का d/dt का कितना दिया है, k-N2O5 दिया है, तो लिख लीजिए माइनस का k-, चूंकि ये पूरे की वैल्यू दी है माइनस की, यहाँ पर माइनस 1 लगाना, माइनस के दिए, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, k-N2O5 लिख सकते हैं कि नहीं, k-N2O5 लिख लीजिए, k-N2O5 यहाँ पर, k-N2O5 यहाँ पर लिख दिया, बराबर 1/2 d/dt NO2, 1/2 तो नहीं दिया यहाँ पर, देखिए d/dt का आंसर ओनली दिया है NO2, d/dt का आंसर दिया है यहाँ पर NO2, d/dt NO2 का k-N2O5, तो 1/2 जी का तो लिखे यहाँ पर क्या दिया, k-N2O5 दे दिया यहाँ पर, राइट, ठीक है। अब बराबर देखिए 2 जी का 3 लिखा d/dt O2 k-N2O5 N2O5 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए N2O5 से N2O5 कट जाएंगे, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर तो क्या बचा हमारे पास, k- बचा यहाँ पर, बराबर क्या बचा बताइए यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा यहाँ पर, 1/2 k-, बचा यहाँ पर, ठीक है, बराबर क्या बचा 2 k-, बचा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 2 की चाहे इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें देखिए इसको हम सही से लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगी, 2 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी मल्टीप्लाई होगी, 2 ये हटाना चाहते हैं चूँकि तीनों के बराबर है, तो 2 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, इधर भी होगी, क्या हो जाएगा 2 k- हो जाएगा, बराबर k-, हो जाएगा, बराबर 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 k-, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही आपको रिलेशन क्या करना था, निकालना था यहाँ पर, ठीक है। 2 इसके नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यही इसका रिलेशन हमें फाइंड करना था यहाँ पर। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, कोई कठिन क्वेश्चन आपको कहाँ पर कठिन लग रहा है बताइए यहाँ पर, ठीक है। कितना सिंपल सवाल आया था, 4 नंबर का शायद था यहाँ पर, ठीक है। 2023 में आया हुआ है, कब आया हुआ, 2023 में आया हुआ है पेपर में,
ठीक है, 2023 में आया हुआ, कर लीजिए इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी 2023 में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 2023 में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे आपसे होगा नहीं, हिलेगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी वक्त है। ठीक है, स्थिर आयतन पर N2O5 गैस के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं। N2O5 दिया है यहाँ पर, N2O5 से N2O4 O2 गैस में क्रम संख्या दी गई 1 2, समय दिया गया 0 से 0 दिया है, 100 दिया है, कुल दाब दिया है एटीएम में 0.5 0.512 दिया है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इस सवाल को बताएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सवाल को बताएंगे। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई, ऊपर यहाँ पर रिएक्शन दी गई, यहाँ पर इसको नीचे लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दी गई, रिएक्शन 2N2O5 लिखा है हमने, लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर। फिर क्या लिख लिया हमने, N2O4 लिख लिया, प्लस का O2 लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया O2, लिख लिया है O2। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखना। मान लीजिए यहाँ पर t बराबर 0 पर लिख रहे हैं, यहाँ पर t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर यानी कि समय 0 पर, समय 0 पर हमारे पास क्या है, मान लीजिए समय 0 पर कितना है दाब, हमारे पास कुल दाब 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एटीएम दाब कितना दिया है 0.5, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, 0 0 होगा। ठीक है, क्या होगा 0 0। अब t बराबर t समय बाद, t समय बाद लिख लीजिए, t समय बाद। ठीक है, t समय पर लिख सकते हैं, t समय बाद, t समय बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 0.5 हो जाएगा यहाँ पर। और ये 2 लिखा हुआ, इसमें से 2x यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर क्या घटा देंगे 2x यहाँ पर घटा देंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या घटा देंगे यहाँ पर 2x घटा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 आएगा, क्यों आएगा 2, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन संतुलित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 2 4 हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 2 4, यहाँ पर 2 नहीं लगाए तो नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 2 4, यानी कि हमारे पास रिक्यूशन का हमारे पास संतुलित नहीं होगी। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन भी संतुलित हो जाएंगे अगर 2 लगेगा होगा। देखिए 4 दूनी 8 और 2 10, यहाँ पर 5 दूनी 10, देखिए ऑक्सीजन भी संतुलित है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तभी हम आपका आंसर उत्तरमाला में मैच करेगा, वरना नहीं मैच करेगा अगर 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 0.2, यहाँ पर देखिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2। ठीक है, 2 मिस था क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2N2O4 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर देखिए 2x घटाया तो यहाँ पर कुछ घटाने का है नहीं, 0 में से 2x घटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर बहुत आपने क्लास 11 में साम्यावस्था वाले चैप्टर में बहुत पढ़े होंगे इस टाइप से क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या कर देंगे, कुल दाब निकाल लीजिए, यहाँ पर टोटल दाब, कुल दाब के लिए क्या करेंगे बताइए, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 0.5 माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं। देखिए 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास 0.5, यानी कि p टोटल 0.5 प्लस का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए x का मान निकाल लें, इसको इधर ले आइए, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास p टोटल जीव का, तो लिखा इसको इधर ला रहे, माने इसका 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कतई होनी भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है, 0.5 आ गया हमारे पास। ठीक है, चाहे इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका हमारे पास देखिए 2N2O5 यहाँ पर है, या इसको ले सकते हैं, देखिए P क्या ले सकते हैं, इसका में हमारे पास किसका, इसका क्या हमारे पास था, कुल दाब था यहाँ पर। ठीक है, इसका दाब लिख लीजिए यहाँ पर, यानी कि P दाब यहाँ पर, प्रेस दाब N2O5 इसका क्या हो जाएगा 0.5 माइनस का 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.5 माइनस का 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब N2O5 बराबर दिख रहा है आपको, दिख रहा है, देखिए 0.5 और 1 जोड़िए कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब माइनस का क्या हमारे पास लिखा हुआ, माइनस के 2p2 लिखा हुआ है, माइनस के 2p2 में pt सॉरी। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसको हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए pt लिखा हुआ है, ठीक है pt लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, कहाँ से पुट कर देंगे वैल्यू, P N2O5 बराबर 1.5 जीव का तो लिखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई p टोटल का मान कितना निकाला हमने था, देखिए सॉरी p टोटल का, हाँ p टोटल का मान कितना हमारे पास 0.5 प्लस का x है, कितना है यहाँ पर 0.5 या यहाँ पर 0.5 सही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन p टोटल का मान, हाँ देखिए p टोटल का मान यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ पर एक कुल दाब दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुल दाब ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्रम संख्या दी है, यहाँ पर समय दिएगा यहाँ पर इतना, तो कुल दाब नीचे कितना आएगा 0.512 आ जाएगा यहाँ पर। देखिए 0.512 लिखिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब सही हमारा क्वेश्चन हो रहा है, N2O5 कंफ्यूज हो गए थे हम। ठीक है, N2O5
माइनस का 2 दूनी 4 यहाँ पर हो जाएगा, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा यहाँ पर। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 के बाद 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, N2O5 यहाँ पर, ठीक है, बराबर, ठीक है। अब घटाइए, देखिए 1.5 में से घटाइए, यहाँ पर घटा देते हैं, कितना 1 पॉइंट यहाँ पर लगाइए, 1 इधर लिखिए, कितना यहाँ पर 024 यहाँ पर लिखा, घटाइए 10 में से 4 गए 6 बचेगा, यहाँ पर 9 9 में से 2 कितना बचेगा 7, यहाँ बचे 4, यानी कि 0 पॉइंट यहाँ पर 1 में से 0.476 बचेगा, 0.476 बचा यहाँ पर, ठीक है, घटा सकते हैं यहाँ पर 476 बचा यहाँ पर, ठीक है, 476 ATM आ जाएगा यहाँ पर, ATM में यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया था हमसे क्या ज्ञात कीजिए, बेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर P/N2O5 का प्रेशर आया है, तो बेग स्थिरांक इस टाइप से निकालेंगे। देखिए K बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है बेग स्थिरांक का, प्रथम कोटि के लिए अभी ड्राइव कराया आपको फार्मूला 2.303 बटे क्या होता है हमारे पास T होता है, यहाँ पर T होता है लोग क्या होता है हमारे पास P, यानी कि प्रारंभ में प्रारंभिक क्षमता, ठीक है, प्रारंभ में होता है, तो प्रारंभ में यहाँ पर प्रेशर दिया है यहाँ पर, तो प्रारंभ में प्रेशर हमारे पास क्या है, जब 0 पर समय 0 पर प्रेशर क्या है 0.5 है यहाँ पर, ठीक है, तो 0.5, ठीक है, और P0 जहाँ लिख सकते हैं P0 यहाँ पर, P0 किसका है हमारे पास है P0 यहाँ पर, ठीक है, N2O5 का है यहाँ पर, N2O5 का तो दिया N2O5 बटे T समय बाद प्रेशर, T समय बाद क्या है, कुछ समय बाद, कुछ समय क्या हो रहा है 100 सेकेंड हो रहा है, 100 सेकेंड बाद प्रेशर कितना इतना है, तो क्या हो जाएगा T समय बाद लिख सकते हैं, PT लिख सकते हैं यहाँ पर, T समय बाद यहाँ पर, ठीक है, T समय बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर P टोटल यहाँ पर दिया या T समय बाद यहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है, ठीक है, T समय बाद हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर N2O5 का प्रेशर, N2O5 यहाँ पर, ठीक है, तो K बराबर देखिए 2.303 यहाँ पर 2.303, तो 2.303 यहाँ पर, ठीक है, 2.303, लेकिन T, हाँ समय कितना लेंगे ए वाले देंगे, समय हमें दिया है यहाँ, इधर देखिए ये दिया है 100 दिया यहाँ पर, 100 यहाँ पर दिया, 0 100 यहाँ पर दिया है, समय कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे यहाँ पर, 100 ले लेंगे। लोग प्रारंभ में हमारे पास यानी कि इनिशियल में हमारे पास दाब कितना है 0.5 लिख दिया है यहाँ पर, डिवाइडेड बाई P/N2 पर कुछ समय बाद हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर 0.512 हो रहा है यहाँ पर 0.5, लेकिन यहाँ पर हमने P टोटल इंटू 5 ये निकाला, इसको पुट कीजिए यहाँ पर, ठीक है, 0 पॉइंट कितना है 0.4 ये निकाला, इसीलिए तो निकाला हमने, तामझाम के इसको लेंगे अब गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए हमने की गलती यहाँ पर 0.476 यहाँ पर ये निकला, यहाँ पर T समय बाद कुल एक बाद में निकाला कुल, तो PT का मान ये क्या ले लेंगे, यही ले लेंगे P/N2O5 क्या ले लेंगे N2O5 का क्या ले लेंगे 0.46 ले लेंगे यहाँ पर 0.46 यहाँ पर, ठीक है। K बराबर इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेशन आप करेंगे 2.303 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 100 हो जाएगा यहाँ पर, तो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना यहाँ पर, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना 0.5 यहाँ पर है बटे क्या है हमारे पास 476 यहाँ पर 0.476, जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लोग में पीरियोडिक टेबल में आपको लोग की वैल्यू देख लेंगे, ठीक है, जो भी आ जाएगा यहाँ पर 4.9, ठीक है, ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो K का मान आ जाएगा आपका 4.92 आ जाएगा यहाँ पर, 10 की पावर माइनस के 4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 4 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इतना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको भाग करना पीरियोडिक टेबल में लोग की वैल्यू देखना आपका, ठीक है, ये आंसर आपका मैच कर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है, 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल भी सोल्व हो गए यहाँ पर, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल बचा हुआ है, ठीक है, उसको आप कर लेंगे, ठीक है, इसको आप कर लेंगे, सेल्फ करेंगे यहाँ पर, नहीं हो कमेंट करना। अभी एक वीडियो और आएगी, अभी तो इतने 3 पार्ट हुए, अभी नेक्स्ट क्लास में पूरे चैप्टर आगे वाले खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, नहीं आप देखेंगे नहीं, ठीक है। इसको आप सेल्फ करेंगे, अगर कमेंट ना हो तो कमेंट कर देना नीचे, ठीक है, इसका कमेंट दिया होगा आपको मालूम है सब, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना यहाँ पर, कमेंट नहीं हो तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका, T का 10 गुना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज वीडियो हो, कल आपको और वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, इसलिए पूरी किताब आपको खत्म हो जाएगी, इसको तैयार कर लेना, आपका बहुत कुछ इसमें फंस जाएगा, बहुत हमें लग रहा है कि पूरा पेपर ना फंस जाए, ठीक है, फंस सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसको तैयार कर लेना यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है।